we were doing the chapter contemporary powers, or you can say पहले इस chapter का नाम था alternative centers of powers नाम था. Now it has been changed into contemporary powers. In the last section, we have already done about EU, the evolution of ASEAN as a superpower, or you can say as a in the multipolar world. Then third, we had done China's evolution. But now we would be discussing what is China and India's relationship. And this is one question which you can expect in your, exams. This is because this is also part of our foreign policy. हमारा जो एक हमारे सेकेंड बुक में हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज ऑलवेज बीन बायलेटरल, मतलब दोनों तरफा रहा है. इट इज नॉट एन इंडिया हैज ट्राइड टू मेंटेन. एक हमारे यहाँ क्वेश्चन होता था, अभी नहीं है, दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज नाउ ओमिटेड. आपका जो स्टार्टिंग वाला था, तो उसके अंदर था, कोल्ड वॉर में था, एक क्वेश्चन था कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू, मतलब यूएन के अंदर भी, इफ वी हैव नॉट गॉट द वीटो पावर, तो देयर हैज बीन ऑलवेज द स्पेकुलेशन कि इंडिया हैज बीन वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स इट्स नेबर्स. अपने नेबर्स के साथ उसका जो रिलेशन है वो काफी डोमिनेटिंग रहा है. फॉर एग्जाम्पल विद पाकिस्तान वी हैव अ कंटेंशियस, मतलब की रिलेशन. विद चाइना ऑल्सो हमारा रिलेशन काफी बुरा रहा है. एंड दिस यू आर गोइंग टू रीड इन योर सेकेंड बुक. दैट इज वाई आई एम पुटिंग दिस एफर्ट हेयर 100 टाइम्स. वहां आपको जो है वो जो, मतलब की द एरिया जहां इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड द एग्रीमेंट, एंड देन हम लोगों का जो है एग्रीमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें आई थी, दैट इज उस वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड साइन. एंड उसके बाद द एग्रीमेंट, उनका मानना है कि हमने उस एग्रीमेंट का जो एक क्लॉज है उसको हमने तोड़ा है. वी हैव ब्रोकन दैट वन. Moreover, the issues which we have already been there, like हम, मतलब कि इस इंडिया का स्पेकुलेशन है कि चाइना जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को. एंड देन द बॉर्डर इश्यूज, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का, दैट हैज बीन रियली अ वेरी व्हाट यू कैन से, मतलब कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे, क्योंकि वहां पर उनका मानना है पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनका है. इवन इन देयर मैप्स आल्सो दे शो दैट एरिया इन देयर एरिया, इन देयर, whereas India claims it to be on their side. इनफैक्ट जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो इन ज्योग्राफी हम कहते हैं इंडिया ओवरऑल जो हमारा लैंड बाउंड्री है वो 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. लेकिन उसका 93% वी यूज इट बिकॉज सम ऑफ द रीजन जो है दे आर अंडर कॉन्फ्लिक्ट. तो ये वही रीजन आती हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट अभी है. एंड रिसेंटली ऑल्सो हमारा जो रिलेशन था विद चाइना, इट हैड डेंटेड. देयर वाज अ टाइम व्हेन बिजनेस, ट्रेड, हमारे सब कुछ आपका जो है दे हैड कम टू अ पॉज. एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ war kind of situation, and then we have come out. And this is, as I said, this particular question, this particular concept is here also, and it is there in your second book also, जहां पर आपको जो है पूरा दलाई लामा का जो प्रॉब्लम्स था, इंडिया का जो एग्रीमेंट था, उस सबको हम, मतलब की भी. थर्ड इज, many of the leaders across the globe have always been, criticizing India that we have being the dominant position. हम जो है we try to dominate our neighbors like श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान and all. तो हमारा रिलेशन काफी, बट ऐसा नहीं है. India has always acted like an elder sister. It has never dominated. It has always acted like an elder sister. Elder sister का मतलब है जब चाहिए होता है तो डांटना भी पड़ता है, एंड जब चाहिए होता है they come to support like a mother. अभी recently we had some problems with Maldives, but we were the one who supported them also. So this is how India has been maintaining its relation. And with China also, एक time हमारा ऐसा था
when it was said Hindi Chini bhai bhai. That is, there is one cartoon in the second book जो अमूल के ऊपर था, that we and China are brothers. India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism. Even अगर आप long उसमें देखते हो, China had considerable influence and control on the periphery of its borders, on its unique tributary system. आपका ऊपर की तरफ चाइना, नेपाल, आपका at different times in China's long history of dynastic matlab family rule, Mongolia, Korea, parts of Indo-China, Tibet accepted China's authority. मतलब ये उनका हमेशा रहा है. अभी तो these all मतलब कि we can say most of them are independent. हमारे parts of Indo-China is आपका अरुणाचल और तिब्बत के ऊपर ही जो एक झगड़ा सा चल रहा है वो that is there. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. In fact, जो Chinese आपके traveler थे, he had praised India a lot in his उन्होंने sang था, उनका नाम था. Then we are also sharing the water of Brahmaputra, which actually is Sangpo River in China. So there have been many things. In both cases, the influence was political, economic and cultural. तो ये हमारा जो है, it has always been there. However, the regions where India and China exercise influence rarely ever overlapped. Thus, there was limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with each other. In the 20th century, when they confronted, they had some difficulty evolving a foreign policy. जो मैंने आपको बताया था कि 1954 में हम लोगों ने साइन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट, which was done by प्राइम मिनिस्टर उस वक्त में हमारे. दैट वाज द वन जिसको हम इंडो मतलब कि साइनो इंडिया एग्रीमेंट भी कहते हैं. दैट वाज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स कि हम लोग जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जो हमारा बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के जो टेरिटोरियल है उनमें we would not be interfering. After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers, there was hope both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particular. For a brief period, this is what I said, this is there in your second book also. एक बहुत बड़ा cartoon भी है, and this was under the Panchashil agreement which we had signed. However, military conflict over a border dispute between the two countries marred that hope. उसके बाद वो एक प्रॉब्लम तो हो गई. दूसरा वही था, soon after independence both states were involved in differences arising from Chinese takeover of Tibet. ये जो takeover of Tibet है ये वही है जो आपका दलाई लामा वाला प्रॉब्लम था, because many of the people were not accepting China as their sovereign. तिब्बतियंस नहीं चाहते थे, लेकिन चाइना जो है अपने हिस्टोरिकल ग्राउंड को रख के कहता है कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ देयर. तो उस वक्त में दलाई लामा वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज लीडिंग. तो तिब्बतियन मतलब कि जो चाइनीज थे दे वांटेड दलाई लामा, एंड उस वक्त में इंडिया हैड शेल्टर्ड दलाई लामा. उनको हमने शेल्टर दिया था जिसकी वजह से हमारा उनके साथ रिलेशन खराब हो गया था. ये पूरा आपका सेकंड वाले बुक में इसका पूरा क्वेश्चन भी है. And the final settlement of Sino-Indian border. Then India and China were involved in a border conflict in 1962, जो आपका बेसिक ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन में आया था एग्जाम में. One is principally in Arunachal Pradesh and second one is in Aksai Chin of Ladakh. ये इन दोनों में अभी भी हमारा झगड़ा चलता है. एंड पता है सबसे बड़ी बात क्या है क्लास 12 की, जो अरुणाचल है ना वहां पे देयर इज
एक मतलब कि यू माइट हैव सीन, वहां एक पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा है विच अगर हम लोग देखते हैं, मतलब इट्स वेरी वो कि एक लाइन के बाद चाइनीज आपका वो स्टार्ट होता है। आई वॉच दैट एरियाज, मतलब मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं। तो दैट बिकम्स वेरी कंटेंशियस, हमारे लिए वो काफी कंटेंशियस हो जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 in which India suffered military reverses had long term implication for Indo-China relations. जो 62 में तो हम लोग we were not, diplomatic relations were downgraded until 1976. Thereafter, relations began to improve after the change in China's political leadership. From the mid to late 70s, they became more pragmatic. Pragmatic मतलब बहुत ज्यादा practical and less ideological. तो उन्होंने कोशिश की that they should put off the settlements of contentious issue, and there was series of talks जो हमने 81 के बाद स्टार्ट किया था. No doubt, right now also the relation is what we can say. Okay, आप ये राइट में देख सकते हो. चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग पेड अ विजिट टू इंडिया इन 2019 and Prime Minister Narendra Modi visited China in 18. And now, right now, we also have signed the agreements which we call as BRICS. तो इसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो हमारा मतलब की है, इसके थ्रू जो है वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशंस अमंग दीज कंट्रीज. एंड आफ्टर जो हम लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा था कि ओपन डोर पॉलिसी से many of the countries wanted to take the benefit like US, UK. So India is also one of those countries only which wanted to take the benefits of those. और शायद वो एक हमारा स्टेप था जिसकी वजह से नाउ इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विद दोज थिंग्स व्हिच वी कुड नॉट बाय. क्योंकि उससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें आपकी ओवरऑल में चेंज हुई थी. द एंटायर मार्केट शेप ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड. Since the end of Cold War, there have been significant changes in our relations. Their relations now have a strategic as well as economic dimension. Both view themselves as rising powers in global politics and would like to play a major role in the Asian economy and politics. वो तो हम चाहते ही है. Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988. This was the first, मतलब जैसे जैसे हमारा हुआ था, so this was one, provided the impetus for an improvement in India-China relations. Since then, both the governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the border. They have also signed agreements on cultural exchanges, cooperation in science, technology, and open 4 border posts for trade. With India-China trade growing at 30% per year since 1999, there are more positive perspectives. Bilateral agreement between both the countries has increased. More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that otherwise could create conflict between the two. For example, energy. दोनों मिलके करना चाहते हैं. At global level, India and China have adopted similar politics in international working economic institutions like WTO. But फिर भी there are some issues where we don't have the same, say. और वहां पर हमारे जो relations हैं, they have been dented. कुछ ऐसे हमारे साथ हुआ है. Next is India's nuclear test in 1999, sometimes justified on the ground of a threat from China, did not stop greater interaction. It is true, China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program. आपको starting में बताया था
कि इंडिया का मानना है दैट कहीं ना कहीं चाइना हेल्प्स पाकिस्तान. China's military relations with Bangladesh and Myanmar were hostile to Indian interest in South Asia. हमारे लिए वो भी थोड़ा सा था. वो इसीलिए क्योंकि हमारा रिलेशन विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश, जो आप अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, was bit, उस कुछ कुछ एरियाज में we had differences. We had differences. It's not like we have enmity. Differences रहती है. However, none of these issues is likely to lead to a conflict between the two. One sign of this that the talks to resolve the boundary questions have continued without interruption, and military to military cooperation is increasing. Indian and Chinese officials visit Beijing and New Delhi with greater frequency. Both are becoming familiar. अभी हमारे होम मिनिस्टर भी वहां पर गए हुए थे. In the fields of communication, transportation, common economic interest, they are trying to build up a positive and sound relations. Recently, the relation took downside क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम आया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and China's support to Pakistan in UN against India's move to counter terrorism. ये दो आपके हैं. Again, these are the two questions. एक हमारा था कि भाई उनको जो सपोर्ट हुआ, और अभी रिसेंटली मालदीव में जो हुआ था वो भी हमारा इसमें एडेड है. इट्स नॉट एडेड इन द बुक सिंस इट इज मतलब की है. इवन when there was a denting relation between India and Maldives, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि इट वाज दैट कि दे वांटेड टू रिप्लेस इंडिया विथ चाइना एंड दे साइन, दैट इज मालदीव साइन सम ऑफ द एग्रीमेंट्स विथ चाइना. तो जब ऐसे इश्यूज आती है ना जहां पर हमें लगता है कि जो हमारा दोस्त है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, देन इट बिकम्स कंटेंशियस इश्यूज. वन ऑफ द वेरी मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था, और वो था हमारा व्हेन वी हैड द प्रॉब्लम्स, जो हमारा मतलब की था पाकिस्तान के साथ. तो एक था टेररिज्म में इंडिया हैड वांटेड द सपोर्ट ऑफ यूएन एंड ऑल द कंट्रीज. एक बहुत ही फेमस टेररिस्ट था एंड दे वांटेड कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का नाम दे दिया जाए. That would help him, that would help all the countries to trace him. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि if I have said कि वो टेररिस्ट है लेकिन वो दूसरी कंट्री में जाकर he can live as a normal life. We have many examples, not to name anyone. Now the person is living in X country, Y country, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है तो then he would not be harbored anywhere. उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, तो it would be easy for the people to catch him. बट यूएन के उस पर्टिकुलर इश्यू में चाइना ने हमारे अगेंस्ट वोट कर दिया था एंड दैट बिकेम वन ऑफ द हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज इंडिया वाज फेसिंग द ट्रॉमा. स्टिल देन व्हेन द पीरियड ऑफ व्हाट यू कॉल एज कोविड आया, तो देयर वर मेनी स्पेकुलेशंस दैट इट स्प्रेड फ्रॉम दिस, दैट मतलब ये हुआ. And then there was a border issue again, and that was a period when India was witnessing a war-like situation. In fact, ऐसा I think बहुत time रहा, 2-3 महीने, when each day would pass and हम लोगों को लगता था आज war हो जाएगा, आज war हो जाएगा. And that was a period when, because war होने का मतलब क्या है, the situation in the border areas वो भी आपका बहुत difficult होता. The people, those who are living over here. And then when it comes to the capital city, वहां पे प्रॉब्लम आती है. Then it comes to the war के जो expenses है वो आपका प्रॉब्लम करता है. And then of course two nations का relation पूरा खराब होता है. And it may lead to further मतलब कि और भी ज्यादा problems में आ सकता है. That was one time when India had a war-like situation which was very difficult to handle. And I think that was one period when हमारे relation in the trade, economic भी बहुत फर्क हुआ था.
शिपिंग जो होती थी इन द, मतलब वहां से जो सामान आता था, इट वाज लाइक बैरल्स जो है, कंटेनर्स आपके इन द सी एज वेल एज इन द एयरपोर्ट, दे वर लाइंग idle. There was no one to claim them because government had put restrictions. तो इससे क्या हो रहा है देखो, मतलब इट्स नॉट ओनली द बॉर्डर इश्यू, दैट इश्यू हैज कम टू मेनी एरियाज, वो इकोनॉमिक स्फीयर में भी आ गया। नाउ अगर हम लोग वहां से जो रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो उस रॉ मटेरियल का जो दाम है वो ज्यादा हो जाता है, टाइम आपका अलग हो जाता है, दैट मीन्स हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हमारा डिफर करता है। So there were so many problems that we had to, but ultimately, no doubt, we have tried to resolve them. It's not like a poor situation. Still, we have a good relations in the economic field, even in the political field also. कहीं पर भी इंडिया उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती है, and they also are. One or two issues are there which maybe in the coming seasons it might be, we can say that these might be resolved. The next is which we had done was Japan and Korea. Now in the, अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो आसियान, सार्क, ब्रिक्स या EU, they are all bit what we say a group. Means they have deliberately formed themselves. उन्होंने खुद को जानबूझकर intentionally form किया, so that they are coming together. Regional cooperation के through जो है, they are able to develop themselves as well as they are able to develop the region also. एक्चुअल में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा साथ साथ के नेबर्स में रहता है, तो अगर साथ में मिलकर कम्युनिटी की तरह करते हैं तो उससे वो जो आपस का जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाते हैं। सो EU, द वन विच केम बिकॉज इट वांटेड टू गिव मतलब कि a competition to US, then ASEAN आपका, then there are other मतलब कि other organizations which will be learning soon. But when it comes to Japan or South Korea, they are countries. In fact, Japan is an island. Japan is one of those countries which was completely destroyed in the Second World War. Yet, अगर आज हम कहते हैं तो it is around 50 years ahead of any developed country. They have the humanoid robot. They have the system. In fact, I know they have the system. मतलब कि some of my relatives are living, दूर के relation जो बोलते हैं ना, तो they tell that वहां पर in the hospitals you don't have the lady sitting, they have a proper robot. In fact, in Thailand if you go, अगर आप थाईलैंड जाते हो, वहां पर भी on the, मतलब कि in the what you say airport, you will find the robot cleaning everything. So they are much ahead of us in the technology. And Japan का एक और बहुत खास चीज ये है कि they are very ground to their culture. मतलब वहां के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव सर्टेन हैप्पीनेस कल्चर। मतलब उनके यहाँ पर जो है ना, दे हैव मेड इट श्योर कि वो लोग एक दूसरे को गुस्सा ना करें। अभी आप पढ़ोगे, they are more into the happiness way. This is because of the destruction they have faced, and today it is third largest economy in the world. Can you imagine a country which lost everything? And उनका एक और माइनस पॉइंट क्या है, that they don't have the resources like India has. इंडिया के पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेटू है, कोस्टल्स हैं, we have all, but they are an island group. They had to import many things. In fact, in the very beginning, आपके इंग्लिश में एनिमी वाला जो चैप्टर जब करवाऊंगी ना, उसमें देखना अनंत विल रिवर, इवन मतलब कि इन द मेडिकल फील्ड दे वर नॉट मच अहेड ऑफ इन, मतलब कि एनी कंट्री, उनको दूसरे देशों में भेजना पड़ता था। बट टुडे when it comes to human development, education, skills और मतलब कि health, they are ahead of us.
You might have heard about the most famous Japanese brands such as Sony, Panasonic, Canon, Suzuki, etc. They have a reputation for making high technology products. Japan has very few natural resources and imports most of its raw materials. This is what I said. Even then, it progressed rapidly after the Second World War. Japan became member of Organization for Economic Cooperation and Development in 64. मतलब वो सिर्फ इसके एक वो है. It's the third largest economy in the world and only Asian member of G7 and 11th most populous nation. But how did they manage despite all these things? It's the only nation that suffered the destruction caused by nuclear bombs. The two twin cities. Again, in the second book, you have the question, Hiroshima and Nagasaki. It is second largest contributor to the regular budget of UN. मतलब यूएस के बाद आप सोच सकते हो कि वो इतना मतलब उनके पास इतना पैसा है कि दे रेगुलरली कंट्रीब्यूट combining 10% of the total. Japan has a security alliance with US since 51. उससे पहले तो they had the relation जो इन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर कर दिया. But how did they manage this? In their constitution, Article 9 of Japanese Constitution, उन्होंने क्या लिखा है? Japanese people forever renounce war as the sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international dispute. They have given it constitutional validity कि वो लोग war किसी भी हालत में नहीं करेंगे. And the reason is the only destruction that cost them. Although they spend 1% of its GDP on military, it's the 7th largest. मतलब वो लोग ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पे नहीं करते फिर भी उनकी मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग. दे हैव द सिस्टम ऑफ उनका किंग है. कीपिंग ऑल दिस, do you think Japan can effectively function as an alternative center? And also find out the major agreements which we have signed. Now what happens is Japan ने हमारे साथ में in the cultural we have signed a lot. कल्चरल में हमने साइन कर रखी हैं. Then when it comes to the technology, we are sharing it with them. Many of the countries like Sony, Canon वगैरह जो हैं, they have tried to establish their centers in India. We have signed it in that way. Politically, no doubt, we don't have a very high profile. हमारा visit वगैरह नहीं रहता है. Yet we have tried to be very cordial क्योंकि जापान किसी के साथ वैसे कोई वो नहीं करता. हाँ, जापान के लिए जो हमारे ships वगैरह हैं, because India is strategically in between Asia and आपका West Europe और Asia के. So India has been one of those which has catered to that area also. So Japan के साथ we have been in a very good terms. If we talk about the agreements, yes, for the past few years, we have signed some of the agreements. And then when it comes to the establishment of these MNCs, India has opened its door to Japan because we are getting the benefits of science, technology, हम लोगों को medical field में, cultural field में. And many of now spiritual people are also moving towards the Japanese culture of being happy. वो लोग खुश रहते हैं. मतलब वहां पर इवन इन द वर्किंग कल्चर ऑल्सो वहां पे उनके क्या है कि आप लोग आधा घंटा 1 घंटा सो सकते हैं. मतलब उनके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई तुम काम चोर हो. अगर मैं पढ़ा रही हूँ एंड इफ आई फील आई एम स्लीपी तो दे गिव यू 10 मिनट्स कि आप सो जाओ. इट्स ओके. बट दैट डज नॉट दैट कि आप बेडशीट ओढ़कर सो गए. मीन्स दे गिव यू दैट टाइम. मीन्स दे ट्राई टू बी cordial with each other. In Japan, normally the people don't go for the strikes, protest and all. They have a simple way of saying no. वो लोग black badge पहनते हैं and they just work. Work को छोड़ेंगे नहीं.
The only thing is they want to show they are not cooperating, they all are not accepting this. अगर मतलब मैनेजमेंट ने कुछ किया है तो वो लोग उस चीज को सिर्फ ऐसे दिखाएंगे, नॉट इन द वे। इकिगाई उनका जो एक मतलब कि हैप्पीनेस का है, दैट्स वन ऑफ दोस। तो जापान can be, it is already an economic power, but it does actually doesn't want to come in the forefront. Already it is quite developed. If you go to Tokyo, if you go to any other city of Japan, specifically if you are going when the cherry blossoms होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। They are already ahead, but at the same time they are also very confined to their culture and all, so they don't want a multicultural and all, so they keep themselves, उन्होंने अपने आप को काफी डेवलप किया है। They are just like we don't want to come into the war front, but at the same time we need to be developed. नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। आजकल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे काफी चर्चे चल रहे हैं, देर आर सो मेनी न्यूज अबाउट देम। South Korea and North Korea, as I had already told in the summary class, it was single. एक मतलब कि काफी अच्छा सा वॉर हुआ था जिसके अंदर देयर वाज अ ट्रेटी साइंड, इट वाज समवेयर इन पेरिस और समथिंग, और इस ट्रेटी के अकॉर्डिंग दी मतलब कि कोरिया जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया at the end of Second World War, along with 38 parallel. The Korean War during 50 to 53 and dynamics of Cold War era further intensified, and both the Koreas finally became members of UN in 1991. अभी दोनों ही members हैं, दोनों ही अपना। Meanwhile, South Korea emerged as a center of power in Asia. Between 60s and 80, it rapidly developed into an economic power which is termed as Miracle on the Han River. If you see this skyline at the Seoul city, Seoul is its capital. माना जाता है कि they have fully, utilized those areas. Signaling its all-round development, South Korea became the member of OECD in 1996. And its economy is 11th largest in the world and military 10th. According to the human development, that's education, health, skills, HDI, South Korea is 18. और आपको पता है एशियन कंट्रीज का इस रैंक में आना is really a miracle, because most of the Asian countries ranks are below 50. HDI का जो मतलब कि जो UNDP बनाता है रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू विच द कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी, इनकम, इन सबको लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। बट स्टिल साउथ कोरिया an Asian country and it is 18. The major factors responsible for this is successful land reforms, rural development, extensive human resource development, rapid equitable economic growth. This is one of the very important 1940 मतलब कि जब 1945 में war हुआ था तो they also had the same kind of situation, yet they invested in these areas. सबसे बड़ा जो उन्होंने किया, and other factors are export orientation. उन्होंने जो है एक्सपोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उससे दे स्टार्टेड अर्निंग द फॉरेन रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आई थिंक आई हैड स्पोकन अबाउट दिस इन द यूरोपियन सेक्शन की वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है रेलवे, मतलब कि आपके रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग विच इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ पब्लिक, मेट्रो, ये सारा। एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। Effective institutions and governance जो है that refers to the way the government is ruling, how it is catering to the needs of its problem. And of course ऐसा नहीं है कि they are only, yes they have been in the आप मतलब कि कई जगहों पर जो है they have also been in the threat, but not to India. Of course India, हमारा इंडिया के साथ तो it has a very good relation.
The South Korean brands such as Samsung, LG, and Hyundai have become renowned in India. I think India is one of the largest consumers of Samsung in all the ways, whether it is the smart TV, whether it is the mobiles, whether it is the any electronic equipment. And again, same with LG and Hyundai. Numerous agreements between India and South Korea signify their growing commercial and cultural ties. हमने जो भी हमने उनके साथ में, एंड ऑफ कोर्स इंडिया बीइंग इन दैट ओपन डोर पॉलिसी, जब से हमने अपना स्टार्ट किया है, वी हैव आज द मतलब कि जहां से हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन किया है, तो कोरिया के लिए तो वी आर वन ऑफ द फेमस फेवरेट डेस्टिनेशंस. So if in the West we say US, if in the West we say UK, if in the West we say Europe, so in the East we can say Japan and Korea जो है, they are competition to all these powers. Japan has been still isolated, but Korea जो है, it has been in the market. It is one of the significant members across the globe. It's Samsung या LG या Hyundai जो है, जैसे आपका Apple is a US product, तो Samsung is a Korean product. So you can just imagine how it is coming. In overall जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, वो है that we have मतलब कि there are powers which have emerged after the World War. One of them is EU, and इन सबका जो cooperation रहा है, that has been more onto the economic sphere, जिसको हम लोग जो है एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपके पेपर में मतलब एक क्वेश्चन आता है कि now we are more onto the economic colonization more than the cultural colonization. So right now every country want to develop itself, लेकिन on the other hand जो पहले हमारे बॉर्डर इश्यूज रहते थे उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते थे, तो पहले हम एक दूसरे से लड़ते थे, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन द मैच्योर ग्राउंड. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर दे आर ट्राइंग टू यूज द रिसोर्सेज टुगेदर. तो ईयू जो है, दैट इज व्हाट, जो पहला आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गन, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, इंस्टेड ऑफ हैविंग द कॉन्फ्लिक्ट, नाउ पीपल मतलब कि जो ये एरियाज है, they are becoming a power. Then what are the components of ASEAN Vision 2020? Maybe it comes or not because it's now a note 15 में ये आया था. Name the pillars and objectives paper में आ चुका है. In what ways does present Chinese economy differs from its command economy? ये भी पेपर में आ चुका है. ये आपका था closed door and open door के बीच का difference. Then what makes EU a highly influential? रीजनल वाले के अंदर आपके अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, means as an economic, as a political, and as a military. Then the peace and prosperity. Now if you come to the this question, the peace and prosperity of countries lay in the establishment and strengthening of regional economic organization. Justify this statement. This now is not referring to one particular organization. इसमें आप EU का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आसियान का भी ले सकते हो, मतलब यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ ऑफ देम. और इसका जो मीनिंग है वो ये है, जो आपको भी मैंने बताया कि पहले आपस में झगड़ा करके, एक दूसरे को कॉलोनाइज करके, एक दूसरे के रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश करते थे. बट नाउ द मतलब कि जो अब हमारा जो वर्ल्ड का शेप है, वो है मोर ऑन टू द इकोनॉमिक शेप. So now they want to maintain the peace and prosperity with cooperation among the region. Then identify the contentious issue. ये वाला जब आप लोग end करोगे ना, when you are ending your sessions, you would be having more details about this, since you will be also learning the second जो chapter आपका उसमें है India's foreign policy, उसमें जो आपका पंचशील agreement, then what was the contentious issue जो हमारा मतलब कि दलाई लामा के साथ में था,
वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड ऑन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है. इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इट इज बॉर्डर डिस्प्यूट ऑल्सो. इट इज दैट कि इंडिया, मतलब कि उनको लगता है इंडिया जो है उसने पंचशील को ब्रेक किया था. तो हमारा जो है स्टे है, हमारा जो से है वो ये है कि चाइना हैज बीन सपोर्टिव टुवर्ड्स पाकिस्तान. एंड उन्होंने हमें टेररिज्म में जब, मतलब कि काउंटर पार्ट करना था यूएन में, तो दे डिड नॉट गिव अस द सपोर्ट. ये हमारे कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं. हाउ कुड दीज बी रिजॉल्व फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन? गिव योर सजेशंस. क्लास 12, ये जो यूर सजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं. So here you might not be using the words or the result, मतलब कि answers from the book. It can be your own also. आप उसके अंदर रीजनल को ले सकते हो, आगे जो फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ोगे उसके आप पार्ट्स को ले सकते हो, एंड यू कैन यूज दीज, मतलब कि एज द आंसर. some of the questions, some of the chapters are related in both the chap, मतलब उसमें कुछ आप यहाँ पढ़ते हो, उसका इंडियन वर्जन आप वहां पढ़ते हो, तो you can use those as a part. So this is all in the chapter, what we say contemporary centers of power or alternative centers of power. So in this chapter, as we have already done, first is EU, second is ASEAN, third is China, fourth is Japan, and fifth is Korea. And our relations at different levels with different countries. हमारा हमें क्या फायदा या हमें क्या नुकसान हुआ, all. With this, the chapter is complete.